23-24 में रिसेशन आने वाला है, बहुत भयंकर कुछ होने वाला है। और इसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स को क्या करूं, मैं अपनी इक्विटी में जाऊं या मैं डेट में जाऊं या मैं एसटीपी करूं या मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, मेरा नाम है तारिश भाटिया, मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम स्पेशलिस्ट हूं और बाय क्वालिफिकेशन एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रो हूं। एडवांटेज फाइनेंशियल प्लानर्स एलएलपी एक सेबी रजिस्टर्ड RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्म का फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हूं। वेलकम टू दिस वीडियो। मंथली आउटलुक फॉर दिसंबर मंथ। जैसे जैसे 2022 जा रहा है, हमारी उम्मीदें जो हमने पकड़ के रखी थी वो कम हो रही हैं या ज़्यादा जा रही हैं, आइए जानते हैं डिटेल में। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा माइंड मैप बनाया जो मैं आपको कॉन्सेप्ट, माइंडसेट और एक्शन प्लान के द्वारा 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो को मैं इंट्रोड्यूस किया आपको। मेरा गोल है कि इस वीडियो के एंड तक जब तक आप पहुंचते हैं तो गोल ये है कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए जब आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जब आपकी SIP की बात होती है, जब आपकी लंप सम इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जब आपको सुनने को आता है कि रिसेशन आ रहा है और इसके बीच में क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पॉज करें, बढ़ा दें, घटा दें, ऊपर जाएगी मार्केट, नीचे जाएगी, ये सब बातें यही कर रहे हैं। और बहुत सारे बिलीव्स, पुराने सोचे समझे लोग भी आज टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में रिसेशन आ रहा है, अपने पैसे को कंट्रोल में रखें, ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो से। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। लेट्स गो इनटू द माइंडसेट। तो क्या माइंडसेट है, मैं 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ। ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकॉनमी उसके सामने क्या, और इंडियन इक्विटी मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, करेगी, और क्या स्टैट्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या मिथ्स हैं, इन सबको ब्रेक करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक्शन प्लान दूंगा, करना क्या चाहिए भाई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है मेरा इंडियन इकॉनमी से पहले हम ग्लोबल इकॉनमी को देख लें। तो जहाँ तक US इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी और ख़ास करके चाइना की बात आएगी तो US इकॉनमी में हमने बहुत देखा कि टेक लेऑफ्स हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है जीना, और क्रिप्टो करेंसी भी अब फॉल कर गई, बुरी तरह से एक्सचेंजेस बंद हो गए हैं क्रिप्टो के। और आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी, ये तो होना ही था ना, क्योंकि इतना सारा कुछ होता आ रहा है क्रिप्टो में ओवर द ईयर्स कि अब स्मॉल बिजनेसेस भी अफेक्ट हो चुके हैं। तो क्या रिसेशन और आ रहा है, आ चुका है, या अब जाने वाला है, नहीं मालूम है। लेकिन 23-24 ईयर जो है, 2023-2024 US के लिए बहुत बहुत सख्त पड़ेगा। टाइम्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अब 2 चीज़ें फेडरल जो फेड है, वहाँ की गवर्नमेंट है, सरकार है US की, वो कर रही है। एक तरफ उसको इन्फ्लेशन को नीचे लेके आना है, दूसरी तरफ रिसेशन को आने से रोकना है। तो इसके बीच में एक ही चीज़ होती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओ। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो आपकी इन्फ्लेशन कम होती है, रिसेशन कम होती है। और इंटरेस्ट रेट्स कब तक बढ़ाओगे? तो मेरी जो समझ है अगले 6 महीने तक, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई तक फेडरल रेट्स बढ़ेंगे, 0.5 और आएंगे, और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद धीरे धीरे वो टेपर डाउन करेगा और वहाँ से फिर धीरे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। तो ये पूरा जो अगला साल है वो मेरा एक साइकिल मुझे बड़ा साफ नज़र आ रहा है जो होने वाला है। बट इसके बीच में एक अच्छी बात जो है ना, वो है डिमांड की, यानी कि वहाँ की लोकल डिमांड्स जो है ना, स्ट्रॉन्ग डिमांड के साथ अब फेडरल जो है वो अपनी लिक्विडिटी को विड्रॉल जो करता आ रहा है पिछले 3-4-5 सालों से, वो जो लिक्विडिटी की सिचुएशन उसके पास थी ना, उसने उस अनसर्टनिटी को रोक लिया हुआ है। लेकिन इसके बीच में जो अब आने वाला 2023 या 2024 है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल का टाइम आएगा। बट ये सिर्फ US में नहीं हो रहा ना, ये आप देख रहे हैं यूरोप में भी हो रहा है, वहाँ पे भी लोगों के लिए बहुत टफ टाइम्स हैं। और UK में तो इन्फ्लेशन भाई 11% पहुँच गई है। और इतनी महंगी इन्फ्लेशन, जो रियल इनकम है, जो लोगों की आमदनी है, वो अगर थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो फिर इनकम्स तो नहीं बढ़ी है पिछले 2 साल में, और अगले 1 साल उनके लिए भी बहुत टफ होगा। इसके बीच में इन्वेस्टमेंट्स चाइना में भी पॉज हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं हम। तो इन सब सिचुएशंस के बीच में US, ग्लोबल और चाइना की सिचुएशन के बीच में आइए अब देखते हैं कि मेरी इंडियन इकॉनमी किस सिचुएशन पर पहुंची है, क्या मैं इसमें कुछ बेटर कर पाऊंगा। तो क्या मुझे ये दिख रहा है कि ये एक धुंधला सा होता हुआ समय है
2023, 24 या कुछ पॉजिटिव्स हैं। तो आइए देखते हैं अब इंडियन इकोनॉमी के सिनेरियोज को। सो नंबर 1 पे मैंने पॉजिटिव्स जो डाले हैं कि भैया रेलवेज में तो बढ़ोतरी हो रही है, डायरेक्ट टैक्सेस भी लोग पे कर रहे हैं, मोबाइल्स 95% जो आदमी आज खरीद रहे हैं वो सब इंडिया में मैन्युफैक्चर है, स्मार्ट वॉचेस भी इंडिया में बहुत बढ़ गई है, वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ रही है इंडिया। जो स्मार्ट वॉचेस लोग खरीदे, शायद टाइम की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। और ये सब करते हुए, वर्क फ्रॉम होम करते हुए, बिजली की यानी इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़ोतरी हुई है, कंजम्पशन बढ़ी है और लोगों ने अब बाहर निकलना शुरू किया तो कार सेल्स भी बढ़ रही हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है हर कंपनी की मैक्सिमम पे पहुंची है, जो प्री कोविड लेवल्स थे अब उससे आगे जा रही है। और उस तरफ मेरी खेतीबाड़ी के जो भाई हैं, जो खेतीबाड़ी के फार्मर्स हैं, उनकी भी इनकम बढ़ रही है, यानी कि उनकी इनकम बढ़ती है तो रूरल स्पेंडिंग भी बढ़ती है। और ये होते होते हमारे जीएसटी कलेक्शन वही चल रहा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे जो पिछले 12 महीने से चल रहा था वो जीएसटी कलेक्शन अभी भी टॉप पर चल रही है। और लास्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई कमी नहीं आ रही, प्री कोविड लेवल पे हम वहीं वापस पहुंच रहे हैं। भाई इतने सारे पॉजिटिव्स के साथ तो फिर कुछ ज़रूर इंडिया में हो रहा है ना, जो कि बाहर के लोगों को शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो अगर इतने से पॉजिटिव्स आपको दिख रहे हैं तो कुछ मेरे लिए पॉजिटिव बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, कमेंट बनता है, सब्सक्राइब बनता है मेरे यूट्यूब चैनल को, डू सब्सक्राइब। आइए अब कंसर्न समझते हैं। अब कंसर्न्स क्या है कि मेरी इन्फ्लेशन जो है वो अभी क्या थोड़ी सी कम हुई है, 7.5 से 6.8 पे आई है, तो क्या मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ? भाई एक चीज़ तो ज़रूर है कि यूएस से मेरी इन्फ्लेशन जो है ना पिछले 12 महीने में कम है, यानी कुछ तो है इंडिया में जो यूएस से बहुत डिफरेंट है। और अब ऑयल प्राइसेस की जो करेक्शन थी वो हो चुकी है और काफ़ी लेवल तक ऑयल प्राइसेस से मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं जब मैं कहता हूँ कि आई एम पॉजिटिव अबाउट इंडिया और इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनेरियो के साथ साथ। अब जो हमने प्रोड्यूस किया, जो हमने कंज्यूम किया वो फार बेटर निकला और हमारी जो कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग और ओवरऑल इकोनॉमी है, रिमाइंड यू ये ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका और इमर्जिंग मार्केट से नंबर 1 आगे आ जाती है इंडिया। पीछे के 10-20 साल के रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए वी हैव डिलीवर्ड फार बेटर देन दीज कंट्रीज एज सच। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारी कंपनी, हमारी कंट्री जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। बट क्या ये सेंसेक्स भाई अब पीक पे आ चुका है? 62,000 सेंसेक्स चला गया और आज जब मैं ये रिकॉर्ड बना रहा हूँ तो 62,000 पे पहुँचा हुआ सेंसेक्स। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे लोगों ने बताया और जो मेरी ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं जो मैं अटेंड करता हूँ, वो यही कहता है कि 5% ही हुआ है। और 5% अगर हुआ है तो क्या मेरे पास अभी भी और अपॉर्चुनिटी है? तो सिर्फ 5% ही पीक पे पहुंचे हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास भी अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। और की ड्राइवर्स मेरे सामने बहुत सारे हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी स्टिल शाइनिंग, बिकॉज जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो एक एलोकेशन जो है वो एक स्ट्रैटेजिक पर्पस से हो रही है, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टर्स को दुनिया भर से उनको एक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है, एक वो स्ट्रैटेजी है कि भाई यहाँ लगाओ पैसे, इंडिया की ग्रोथ में आपको पार्टिसिपेट करने में फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आई थिंक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहा जा सकता है ना। तो आप इंडियन इक्विटी की बात कर रहे हैं, ये बियर मार्केट है या फुल बुल मार्केट है मुझे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। बट एक चीज़ पक्की है कि बेस्ट इमर्जिंग मार्केट है इक्विटी की, दुनिया भर की मार्केट्स को बीट करते हुए। और फॉरेन पार्टिसिपेटिव इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी भी काफ़ी अभी तक जो उनको रिटर्न्स मिली हैं वो कहीं पर और नहीं मिली हैं, और इसलिए वो एक की ड्राइवर बन जाता है कि अभी तक मैंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखा आते हुए और जब वो जाते हैं तो मार्केट हिलती है। लेकिन अब जुलाई से लेकर नवंबर तक जो एवरेज डोमेस्टिक इन्वेस्टर है ना, अब वो इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, चाहे वो SIP हो, 14,000 करोड़ पर मंथ की SIP आई है जुलाई से जनवरी 22 से लेके नवंबर दिसंबर 22 तक, विच मीन्स 40 लाख करोड़ जो हाईएस्ट मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स पहुंचा है वो रिकॉर्ड है। ये जो पिछले 7-8 सालों में हुआ वो पीछे के 30 सालों में नहीं हुआ था।
इसलिए आई थिंक इंडिया स्टैंड्स आउट, इट डिजर्व्स। व्हाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ सबको नज़र आ रही है। अगर आपको नज़र नहीं आ रही है तो इसके फेवरेबल डेमोग्राफिक्स को एक बार देखें और इंडिया के आउट परफॉर्मेंस देखें बाकी मार्केट्स के सामने, तो इससे आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग आउट। अब अगर इंडिया स्टैंडिंग आउट है और की ड्राइवर्स भी हमें समझ में आ गए कि हमारे अपने ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग हेविली इन इंडिया एंड वी हैव बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट in the world, then can we look at the valuations? Well, every correction is an opportunity to increase your equity, so look out for those. But can you do that timing? Well, not timing but time in the market, because अगर अभी भी निफ्टी पी को समझे 1 year फॉरवर्ड को, हिस्टोरिकली वो 18.5 पे चल रहा है और आज नवंबर 22 में वो 19.9 पे, यानी अपॉर्चुनिटी तो अभी भाई बहुत है। एंड देयरफॉर इफ वैल्यूएशंस आर राइट एंड इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना अच्छा है तो क्या एक्शन प्लान है? तो अगर मैंने बात की है माइंडसेट की और मैंने आपको बताया कि मैं कॉन्सेप्ट, माइंडसेट और एक्शन प्लान लेके आया हूँ, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्शन प्लान क्या है। तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप आस्क योरसेल्फ व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, वेयर डज़ योर हैप्पीनेस लाई। बिकॉज अगर आप सुनी सुनाई बातों में जा रहे हैं, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे डर लगता है क्योंकि लोग कह रहे हैं 23 में 24 में यूएस में रिसेशन आएगा तो मेरी मार्केट्स भी डाउन हो जाएंगी, मेरी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, एक बार और सवाल पूछ लीजिए क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको अभी दिया है पिछले 10 मिनट में। वेल, अगर आप मेरे से पूछते हैं, ये मेरी रिकमेंडेशंस रहेंगी। रोलर कोस्टर तो रहेगा अगले 2 साल में 23 और 24, बिकॉज जो यूएस की, चाइना की और ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए ये एक हमारे को पुश करेगा रोलर कोस्टर राइड के लिए। तो कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे। तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भाई? लार्ज कैप में तो डिजर्व्स हायर एलोकेशन, आने वाले टाइम में लार्ज कैप अच्छा रहेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा सा बाहर एग्जिट करा जा सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओवरऑल ऐसे इक्विटीज़ की न्यूट्रल वेट रखना सही रहेगा। बहुत बड़े लमसम अमाउंट्स नहीं, बट स्टैगर करके हाँ एसटीपी कर सकते हैं ताकि अगले 6 महीने में उसको आप धीरे धीरे इक्विटीज़ में डाल सकें। लमसम है तो लमसम अमाउंट को डेट में ले आइए और वहाँ से इक्विटीज़ में लाने का एसटीपी रूट यूज़ करें अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करके। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरे सामने 62,533 इज़ द सेंसेक्स नाउ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर कर रहे हैं तो ये मैंने मेरे एनालिसिस में, अगर आप नंबर 1 यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं तो उसके लिए क्यों मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ये 4 ये है। अगर 1 से 2 महीने तक आप अपना पैसा पार्क करना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट फंड 2 से 3 महीने से लेके 6 महीने तक, 6 महीने से लेके साल तक, और अगर 1 साल से ऊपर आपका क्लियर है होराइजन। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, और जो वो पार्क करना चाहते हैं पैसा अभी नहीं मालूम है, तो इन फंड्स में ड्यूरेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपने रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंशियल प्लानर से गोल को बना के इसको डाला जा सकता है, तो ये सही रहेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अल्ट्रा शॉर्ट सबसे शॉर्ट टर्म है, कॉर्पोरेट फंड थोड़ा सा ऊपर है, क्रेडिट रिस्क 6 months to 1 year और ऑल सीजन्स 1 year एंड अबव। अब 1 year एंड अबव का मतलब ये नहीं कि कुछ लॉक इन हो जाएगा, इनमें मिनिमम जो है अल्ट्रा शॉर्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड क्रेडिट निल एग्जिट रेट्स है। हाँ, एग्जैक्ट फंड जो है म्यूचुअल फंड का उसके नाम से आप चेक करें कि उस टाइम पे जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निल एग्जिट क्लॉज है ताकि आप जब चाहें इसको विड्रॉ कर सकें। अगर एफडी के नॉर्मल रेट्स 6 मिल रहे हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट में आपको 6.5 मिल जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 1.5% और ऊपर मिल जाएगा, तो 6 है तो 7 मिल जाएगा। क्रेडिट रिस्क में 8 मिलने की उम्मीद है, ऑल सीजन में 8 8.5 मिलने की उम्मीद है, तो 0.5 ऊपर से लेके नीचे तक इन चारों में आपको ज़्यादा मिलने की उम्मीद है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट। तो ये मेरा होराइजन है अगर मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म की, और ये मेरी इवैल्यूएशंस रिकमेंडेशंस थी कि एक्शन प्लान क्या है, अब करना क्या चाहिए फाइनली। वेल, अपने फाइनेंशियल प्लानर से ज़रूर बात करें, बिकॉज जो गोल शॉर्ट टर्म का है, जो बहुत लॉन्ग टर्म का, जो मीडियम टर्म का है, वो समझ के प्लान में डाल के ही
अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को बोलें कि मेरी ये 6 चीज़ों को चेक करें, गोल देखें, रिस्क प्रोफाइल देखें, मेरे टाइम होराइज़न को देखें, मेरे एसेट एलोकेशन तभी करें, रीबैलेंसिंग करें अगले 2 साल 3 साल के होराइज़न को लेते हुए और रीअलाइन करें। तो इसको चेक्स करते हुए मेरी सलाह की कंसल्टेंसी लें अपने अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ, और अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ बात करते हुए इन्वेस्टमेंट्स को सोचें। लास्ट में अगर हाँ सेंसेक्स 62 552 अगर हाई रिस्क की तरफ देख रहे हैं, बहुत हाई रिस्क देख रहे हैं, 5 से 8 साल का होराइजन है, फ्लेक्सी कैप्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। मीडियम टर्म होराइजन है 3 से 5 साल, तो मल्टी एसेट एलोकेटर एक अच्छा ऑप्शन है, साथ में ही बैलेंस एडवांटेज फंड्स अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी कंजर्वेटिव प्रोफाइल है तो इक्विटी सेविंग्स फंड आपके लिए अच्छा रह सकता है, डेट हाइब्रिड अच्छे रह सकते हैं। 1 से 3 का है तो ये नए आए हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, ये अच्छे रह सकते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइम पे इनको लॉन्च कर रहे हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को। और लास्ट रिकमेंडेशन, SIP ज़रूर करें, अप एंड डाउन मार्केट से मत घबराएं, और अगर लमसम है तो उसको STP रूट से 6 मंथ्स में उसको आगे लेके जाएं। सो ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं, एक्शन प्लान है आपके लिए। दिसंबर मंथ जैसे कि साल जा रहा है तो 3 बातें मैंने आपसे करी, कॉन्सेप्ट क्या है, माइंडसेट क्या है, और आपको करना क्या चाहिए, एक्शन प्लान। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर, लाइक, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। मैं हूँ तारिश भाटिया, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम स्पेशलिस्ट। और इस दिसंबर के महीने में जब सर्दी आ रही है नॉर्थ इंडिया में, और गर्मी पता नहीं है कहाँ आएगी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, लेकिन बारिश, चेन्नई में तूफान अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ इक्विटी मार्केट से लेना देना नहीं, बट ये लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो दिसंबर मंथ का महीना, अभी यहाँ पर मैं गुड़गांव में ठंड आ रही है, लेकिन इन बातों से अभी गर्माहट रहने वाली है, चर्चा अभी और रहने वाली है कि क्या होने वाला। सो उस तरह से देखते हुए आई थिंक this is a good time to remain invested and continue investing as per your goals, time horizon and risk profile। फाइनेंशियल प्लानर के साथ जुड़े रहें और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखें। सो स्टे हैप्पी, स्टे काम, एंड सबसे बड़ी बात है आप चाहते क्या हैं, वो हैप्पीनेस कहाँ पे है। अगर आपको हैप्पीनेस मिलता है कि मेरा रिस्क प्रोफाइल को कम करूं मैं अपने मार्केट से, और इधर से विड्रॉ करके पैसे को रखूं, और इसी में आपको खुशी मिलती है, तो भाई यही खुशी वाली बात है। और अगर लगता है कि लॉन्ग टर्म होराइजन में मेरे गोल्स पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये सिर्फ एक माइंड का गेम बन जाता है, बाकी सब इतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जितनी बातें मैंने आज आपको बताई इतना ही जानना ज़रूरी है, महीने में एक बार की हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए, और आपको अपना हैप्पीनेस चूज़ करते हुए अपनी खुद की वैल्यू सिस्टम्स के ऊपर ये डिसीजंस लेनी है कि मेरे लिए ये सही है, बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं है। ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिसीजंस अपनी खुद ले सकें। और जब आप फाइनेंशियल प्लानर से बात कर रहे हैं तो भी आपको क्लैरिटी रहे कि आपके माइंड में क्या है, आपको सुकून किस में मिलता है, हैप्पीनेस कहाँ से आता है, और उस बातों से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक